मायोसिन हेड के पास एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक्टिन बाइंडिंग साइट है, समझ में आ गया। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्म में, वो कैल्शियम टीपीसी यूनिट के साथ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन की टीपीसी के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ट्रोपोनिन की टीपीसी के साथ बाइंड किया, थिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था, टीपीसी के बाइंड करने की वजह से इस थिन फिलामेंट में से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेस होता है और एक्टिन की क्या एक्सपोज हो चुकी है, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, एक्टिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। एक्टिन के पास जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई, नीचे मायोसिन हेड बैठा हुआ था, उसने जैसे ही देखा कि ऊपर की साइड खाली है तो मेरा बाइंड करने का समय आ चुका है, तो मायोसिन हेड ने क्या किया, अपने एटीपी को बोला है कि एक काम कर, मैं तेरा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। तो मायोसिन हेड ने एटीपी का ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट था, मायोसिन हेड एनर्जाइज हुआ और मायोसिन हेड एनर्जाइज होके बाइंड कर चुका है, समझ में आ गया। तो पहले स्टेप में मायोसिन हेड एनर्जाइज हुआ था, दूसरा स्टेप था मायोसिन हेड बाइंड कर चुका है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो चुका है। क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने की वजह से मायोसिन हेड के कॉन्फर्मेशन में आएगा चेंज, कॉन्फर्मेशन में चेंज आने की वजह से ये रोटेट करेगा। मायोसिन का हेड जैसे ही रोटेट करता है, आपका स्लाइड थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? इस रोटेशन की वजह से एक स्ट्रोक लगता है, एक झटका लगता है, जिसकी वजह से एटीपी बाइंडिंग साइट में जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट क्या हो चुकी है, खाली। और इस रोटेशन और पावर स्ट्रोक की वजह से, और इस रोटेशन की वजह से जो स्लाइडिंग हुई है उसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक लीड करता है किसको, स्लाइडिंग को। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हर एक बच्चे को पॉइंट क्लियर है? रूपकथा क्या हो गया, समझ में? अब एटीपी बाइंडिंग साइट खाली हो चुकी थी, यहाँ पे नया एटीपी ऐड हुआ। नया एटीपी ऐड होने की वजह से मायोसिन हेड इज detached from the myosin binding site of actin। पढ़ो, समझ में आया? पढ़ो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज बता दो, समझ में आ गया? पुनीत हेलो बेटा, प्लीज फटाफट बता दो समझ में आ गया? स्लाइडिंग होती रहेगी कब तक, जब तक सिग्नल था। जैसे ही डीपोलराइजेशन का सिग्नल खत्म हुआ, जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुए थे, वो कैल्शियम वापस चला जाएगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही कैल्शियम बाहर गया, सॉरी, जैसे ही कैल्शियम निकला सार्कोप्लाज्म में से और अंदर चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो हटके बैठा हुआ था, ये दोबारा आके कवर कर लेगा इसको। रीजन, क्योंकि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटाने वाला कौन था, कैल्शियम आयंस। ये हटा हुआ बैठा है, कैल्शियम ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। कैल्शियम जैसे ही गया, ये दोबारा कवर कर लेगा किसको, एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप पढ़ना, when calcium ions are released into the sarcoplasm, when calcium ions are released into the sarcoplasm, the calcium ion binds to the TPC unit of troponin. Due to binding of calcium to the TPC unit, the troponin tropomyosin complex gets displaced and the myosin binding site of the thin filament gets exposed. Now the myosin head hydrolyzes ATP which is present on the ATP binding site of the thick filament
and the myosin head gets energized. मायोसिन हेड एनर्जाइज होगा, क्यों? क्योंकि एटीपी का ब्रेकडाउन होगा किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कहां से आया इसके पास? मायोसिन हेड। मायोसिन हेड के पास खुद ये एक्टिविटी थी। समझ में आ गया? एटीपी टूटा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। स्टेप नंबर 2, एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड क्या करेगा? बाइंड करेगा थिन फिलामेंट के साथ, and the actin binding site of the thick filament will bind to the myosin binding site of the thick filament. myosin binding site कर लो इसको, myosin binding site of the thin filament, and as a result क्या हुआ है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन occurs. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने की वजह से या फिर due to the binding of myosin head to the thin filament, there is a conformational change in the myosin head. myosin head rotate करेगा और thin filament को अंदर की तरफ पुल करता है. This is known as power stroke. इसको क्या बोलते हैं? Power stroke, and this will lead to muscle contraction. इस पावर स्ट्रोक की वजह से जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था कहाँ प्रेजेंट था? मायोसिन हेड या थिक फिलामेंट की एटीपी बाइंडिंग साइट पर. वो बाहर मूव करेगा और एटीपी बाइंडिंग साइट क्या हो चुकी है? एटीपी बाइंडिंग साइट बिकम्स एम्प्टी. यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को? प्लीज बता दो. पक्का? व्हेन द सिग्नल फॉर डीपोलराइजेशन इज लॉस्ट, कैल्शियम आयंस वापस चले जाएंगे कहां पे? They return back to the sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्म लिखा हुआ था वो. They return back to the sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जैसे ही वो रिटर्न किया, प्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स दोबारा वापस आ जाएगा और किसको कवर कर लेगा? थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन बाइंडिंग साइट को. नया एटीपी मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा और क्या होगा? अब हेड डिटैच करेगा और क्या हो चुका है? मसल का रिलैक्सेशन. मैंने रीजन आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है कि एटीपी की बाइंड करने की वजह से क्रॉस ब्रिज टूट जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि मायोसिन हेड की जो एटीपी या एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, उन दोनों में से एक बारी में सिर्फ एक ही काम कर सकती है. अगर मायोसिन हेड की एटीपी बाइंडिंग साइट के पास एटीपी है तो मायोसिन हेड की एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ नहीं बाइंड करेगी. समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? तो बताओ जल्दी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखना, एनसीईआरटी का फिगर है, बिल्कुल ध्यान से देखना. थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के साथ ओवरलैप कर रहे थे. ये अंदर की तरफ मूव किया, ये इधर की तरफ मूव किया. जब ये मूव कर रहा है तो वो एरिया जहां पे आपका थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप कर रहा था वो बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. इधर देखो, इधर देखो. पहले इतना ओवरलैप कर रहा था, अब रोटेट करने की वजह से इतना ओवरलैप कर रहा है. कर रहा है. ओवरलैप करने की वजह से ध्यान से सुनना, क्या आपका सार्कोमियर का वो हिस्सा कम हो रहा है जिसमें आपका सिर्फ थिक फिलामेंट था? क्योंकि ओवरलैपिंग जोन बढ़ रहा है ना. ये देखो, एच जोन कितना था पहले? इतनी जगह. अंदर की तरफ मूव करने की वजह से एच जोन इतना बचा. फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में पूरा का पूरा ओवरलैप कर चुका है, एच जोन गायब हो गया. समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? इतने पॉइंट में बस. जब ये अंदर की तरफ स्लाइड करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ओजोन क्या होता है? इंक्रीज होता है. एच जोन क्या होता है? कम होना चालू होता है. समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? पक्का? ठीक है. फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में देखना, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा. एच जोन डिसअपियर हो जाएगा. ओजोन मैक्सिमम हो जाएगा. ओजोन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई मुझे ये बताना, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है
और थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, आपका जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ध्यान से सुनना, आई बैंड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आई बैंड क्या था? आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पे सिर्फ आपका थिन फिलामेंट प्रेजेंट था। थिन फिलामेंट तो ओवरलैप होना चालू हो गया ना किसके पास? थिक फिलामेंट के पास। यहाँ पे देखो इतना था, यहाँ ये था आपका आई बैंड, ओवरलैप करना चालू हुआ, अभी सिर्फ इतना बचा, फुली कॉन्ट्रैक्टेड में गायब हो गया बिल्कुल। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पे क्या है, आई बैंड कम होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे आई बैंड डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट, slides over myosin filament, A band remains same, but I band begins to decrease during contraction, या during muscle contraction। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? मैंने आपको बता दिया कि फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में क्या होगा। यस मैम, क्या फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में क्या हो जाएगा? एच जोन गायब, ओ जोन मैक्सिमम, आई बैंड गायब, ए बैंड सेम। समझ में आ गया? सार्कोमियर क्या हुआ? छोटा। सार्कोमियर क्या था? दो जेड लाइन के बीच का स्पेस। तो पहले ये स्पेस कितना था? इतना। अब ये स्पेस कम हुआ, अब ये स्पेस और कम हो गया, हाँ या ना? तो सार्कोमियर विल बिगिन टू शॉर्टन। समझ में आया? यहां लिख देती हूँ, सार्कोमियर will begin to shorten during muscle contraction, during muscle contraction। समझ में आया? रोहित शर्मा, बिल्कुल देती हूँ बेटा नंबर। मैम वो पीछे वाइट शर्ट, हाँ हाँ, 99 चलो, स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है चलो समझ में आ गया? रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। व्हाइट मसल फाइबर में वो पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर। ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन कम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। व्हाइट मसल फाइबर में उल्टा कर देना, कम माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनना, रेड मसल फाइबर एरोबिक करेगा, व्हाइट मसल फाइबर एनारोबिक करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन कम टाइम के लिए करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ी देर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए करता है। तो मुझे मसल को अगर जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो मैं व्हाइट मसल फाइबर यूज करूंगी, लेकिन मुझे अगर मसल को ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट रखना है तो मैं रेड मसल फाइबर का यूज करूंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन काफी लंबे समय के लिए। व्हाइट मसल फाइबर जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है?
तो मसल स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओह, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे क्या करती है, मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेगी बट किस चीज के लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? अच्छा, कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक पीछे क्वेश्चन छूटा था ना तुम लोगों का,